हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी 2025 के बारे में बात करेंगे। राइट कि काफ़ी सारे लोगों को मेरे पास मैसेज आ रहा था लाइक जो अभी बिगिनर है, लाइक जो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका जो 2025 का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। ठीक है, तो उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कैसे प्रिपेयर करना है, कि घर से हम प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर हमने अभी तक कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन नहीं की है, और अभी जो इंसिडेंट्स वगैरह भी हुए हैं तो उनको ऐसा लगता है दिल्ली जाना उतना बेटर नहीं होगा। और इवन मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप दिल्ली जाओ। अगर आप घर पे पढ़ सकते हो तो बेटर है कि आप घर से पढ़ो। राइट, तो उसके लिए ये थोड़ी एक मैं वीडियो बना रहा था कि जो लोग यूपीएससी 2025 का अटैम्प्ट देने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं जिनका जिससे उनकी थोड़ी यूपीएससी 2025 में थोड़ी हेल्प हो सके, या फिर जो उनके क्लियरिंग करने के चांसेस हो सके, या फिर एक रूट प्लान क्या हो सकता है उनकी प्रिपरेशन का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 2025 यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर के पूरा एक रूट मैप मैं बताऊंगा आपको। और इसमें बेसिकली मैं दो पार्ट में आपको ये चीज़ें बताऊंगा, दो तरीके से। एक तो उनके लिए होगा जो बिगिनर है, राइट, जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, ठीक है, और दूसरा उनके लिए होगा जिनका ये सेकंड या फिर सेकंड से ज़्यादा अटैम्प्ट है, या फिर थर्ड है या फोर्थ है। राइट, उनके लिए कि उनको क्या करना चाहिए। लाइक अभी आप देख लो, सितंबर निकल चुका है, अक्टूबर बचा है, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये आपके पास ये हो गए, और 5 महीने आप उधर के मान लो, तो टोटल 8 महीने अभी आपके बाकी हैं। तो 8 महीने में आप ऐसा क्या कर सकते हो, राइट, जो सेकंड अटैम्प्ट जिनका है या फिर उससे ज़्यादा अटैम्प्ट है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और जो बिगनर है उनके लिए अभी रूट प्लान क्या हो सकता है बेसिक स्टडी का जो उन्होंने किया है, और आगे के लिए कि वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बिगनर के लिए बताता हूँ स्टार्टिंग से, कि जो स्टार्ट कर रहा है, जिनका अगले साल फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। तो अगर आपका आपने पहला अटैम्प्ट दे चुके हो, आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज है, क्या नाम है, आपने बेसिक प्लान्स, आपकी जो बेसिक कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें अगर आपके रेडी अप हैं, आपको मेंस में इशू आ रहा है, राइट, कि इन द मीन टाइम कि आप मेंस कैसे अपना कवर कर सकते हो, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। वो उसके लिए आप थोड़ा स्किप कर देना, आप थोड़ा सा आगे चले जाना, ठीक है, 5 मिनट वीडियो स्किप कर देना। पहले मैं पूरा बिगिनर का बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे वालों के लिए बताऊँगा, तो वहाँ से आप थोड़ा रिलेट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बिगिनर की बात करते हैं, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा बेसिक एजम्पशन लेकर के चल रहा हूँ कि आपको यूपीएससी के बारे में पता होगा, राइट, सारी चीज़ें, कि यूपीएससी में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, पहला एक प्री स्टेज होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस होता है, दूसरा सीसैट होता है। ठीक है, और सेकंड फिर मेंस आ जाता है। मेंस में आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, 1, 2, 3 और 4, एक एसे का पेपर होता है। ठीक है, फिर 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, ठीक है, और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका एक ही होता है, लेकिन उसके पेपर 2 होते हैं। ठीक है, तो ये आपके थोड़ा मेंस का हो जाता है, फिर आगे इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू वगैरह भी छोड़ते हैं, अभी हम सिर्फ प्री और मेंस की बात करेंगे, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, कि आपको यूपीएससी के बारे में आप मतलब एक दूसरी फील्ड से, मान लो आप आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं आते हो, जस्ट लाइक कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था कि मैंने हिस्ट्री, ये पॉलिटी वगैरह कुछ पढ़ी हो पहले। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें खुद से पढ़ी, मैंने कोचिंग नहीं की है, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मैं थोड़ा शेयर करूँगा। और जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, राइट, साइंस में मतलब जैसे इंजीनियरिंग वगैरह हो गए, बीएससी वाले हो गए, ठीक है, और जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो उनके लिए वीडियो थोड़ी हेल्पफुल हो जाएगी इसकी वजह से। तो सबसे पहले एक चीज़ आप देखो, मैं आपको 5 चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री हो गया एक सब्जेक्ट, दूसरा हो गया आपका ज्योग्राफी, ठीक है, तीसरा हो गया आपका पॉलिटी, चौथा हो गया आपका एनवायरनमेंट, और 5वां आपका हो गया इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना, कि ये 5 सब्जेक्ट अगर आप थोड़ा सा इनको पढ़ोगे, ठीक है, ये मैं बताऊंगा पढ़ना कैसे, क्या चीज़ें, लेकिन अगर ये 5 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं, तो ये 5 सब्जेक्ट करने का मतलब क्या है, अभी बाकी चीज़ें आप छोड़ दो, गवर्नेंस, आईआर, ठीक है, सोसाइटी वगैरह, ये सारी चीज़ें भी छोड़ दो। सिर्फ ये आपको शुरुआत में क्या करना है, इन द स्टार्टिंग ये आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट करने हैं। इन 5 सब्जेक्ट को अगर आप कर लोगे तो ये क्या होगा, ये आपका प्री का सिलेबस हो गया। ठीक है, प्री में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, जो ये प्री का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ मीन्स। ठीक है, अब मेंस के लिए क्या होगा, इसकी अगर ये 5 सब्जेक्ट आप कर लेते हो, तो इससे क्या होगा, आपका एक पिलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पिलर कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपकी जीएस 1 के लिए आपको एक थोड़ा बेसिक समझा देगी। ठीक है, और ज्योग्राफी भी आपका जीएस 1 कवर कर देगी। तो जीएस 1 के लिए आपके क्या 2 हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो कंप्लीट हो गया। अब बस सिर्फ सोसाइटी बचेगा, जो आप थोड़ा बाद में कर सकते हो। पॉलिटी,
पॉलिटी अगर आप क्या नाम यहाँ कर लेते हो तो पॉलिटी से GS2 आपका कवर हो जाएगा, उसमें बस आपका IR और गवर्नेंस बच जाएगा। और अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो स्कीम्स वगैरह पढ़ो तो गवर्नेंस भी थोड़ा बहुत रिलेट कर लोगे, बाकी थोड़ा सा आगे चल के पढ़ लोगे तो वो कवर अप हो जाएगा इधर उधर से मटेरियल से, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉलिटी आपकी थोड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो अब GS2 को आपको पढ़ने के टाइम पे मतलब आप पढ़ोगे तो आपको उतना मेंस में दिक्कत नहीं होगी उसको कवर करने के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट आ जाता है तो इन्वायरमेंट आपका लाइक GS3 में कवर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी आपका GS3 का कवर कर देगा पोर्शन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको GS3 के पोर्शन के लिए कवर कर देंगी। तो यहाँ से आपका GS3 भी कंप्लीट हो गया। पिलर के बारे में थोड़ा आप समझ जाओगे कि लाइक जब आप GS3 उठाओगे पढ़ने के लिए मेंस के लिए तो आपको मतलब थोड़ा ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आ गए, क्या चीज़ें हैं, ये तो रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपका आएगा GS4 आता है इथिक्स का पेपर। तो इथिक्स का पेपर टोटली अलग होता है, उसमें जो टॉपिक्स हैं इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ टोटली डिफरेंट होती है। उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा मेंस के टाइम पे, ठीक है, कि जब आप मेंस के लिए थोड़ा जब करोगे थोड़ा पिलर बनाने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। तो अब क्या है, अगर ये सिर्फ 5 सब्जेक्ट अगर आप कर लेते हो ना तो आपका इससे प्री का भी थोड़ा सा प्रिपरेशन के लिए आपको थोड़ा UPSC आपको समझ में आ जाएगा इन 5 सब्जेक्ट से कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या रूट होना चाहिए, ठीक है। तो अब पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में देखो 3 पार्ट होते हैं। एक आ गई आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरी आ गई आपकी मॉडर्न, और तीसरी आ गई मेडिवल। दूसरी मेडिवल थी, तीसरी मॉडर्न, चलो मान लो कुछ भी, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले आती है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये इजी भी है समझने के लिए आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब इसके लिए क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को आप पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हो, इन तीनों को आप NCERT उठा सकते हो। NCERT की बुक्स आती हैं, ओल्ड NCERT की बुक्स आप परचेज़ कर लो अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो ओल्ड NCERT पढ़ लो, ये तीनों आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन हिस्ट्री इतनी बोरिंग है ना कि मतलब ऐसे समझ में नहीं आती, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप गूगल करो, अरे सॉरी यूट्यूब कर लो आप, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च कर लो प्ले लिस्ट। बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ा रखा है लाइक ना, तो उनकी प्लेलिस्ट है पूरी की, एंशिएंट की हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप सर्च कर लेना, बहुत सारे आ जाएंगे। उसमें जो आपको लगता है, जो टीचर आपको लगता है कि बेटर पढ़ाया है, जिसने जो आपको समझ पा रहे हो, उसकी प्लेलिस्ट से आप उसको एक बार वीडियो देख करके साथ में NCERT पढ़ लो। तो उससे क्या होगा, आपको एक जैसे कोचिंग में टीचर आपको पढ़ाएगा, आप समझते हो, सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। आप यूट्यूब से उस टीचर की प्लेलिस्ट से थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लो, और एक बार आपको थोड़ा समझ में आने लग जाएगा ना, फिर जब आप बुक से पढ़ोगे ना तो फिर आपका जब एक बार फ्लो बन जाएगा तो फिर आपको वीडियो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से समझने लगोगे चीज़ें, आपको मतलब एक गाइडेंस मिल जाएगी कि क्या क्या कहानी थी, कैसे चल रहा था, वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। जैसे मॉडर्न की बात करूँ तो अब मॉडर्न या तो आप देखो NCERT से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है स्पेक्ट्रम से आप पढ़ सकते हो। मोस्टली लोग स्पेक्ट्रम चूज़ करते हैं, थोड़ी डिटेल में लिखी हुई है, ठीक है, राजीव भार्गव जी की। तो स्पेक्ट्रम से भी आप पढ़ सकते हो। अब जैसे अगर आप स्पेक्ट्रम उठाओगे, अब वो 800-900 पेज की बुक है, अब आपको ऐसे समझ में नहीं आता कितनी मोटी बुक है, क्या क्या कहानी है, क्या चीज़ें। तो इसके लिए जैसे महिपाल सर हैं, ठीक है, महिपाल सर ने आई थिंक पाथफाइंडर चैनल है क्या, हाँ पाथफाइंडर चैनल पे उन्होंने यूट्यूब पे उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसपे उन्होंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रखी है, ठीक है, शुरुआत से लेके मतलब जब अराइवल ऑफ यूरोपियन होता है, मतलब एक तरीके से पूरी स्पेक्ट्रम आपको उसमें समझ में आ जाएगी। तो स्पेक्ट्रम पढ़ते पढ़ते आप स्पेक्ट्रम के 2-3 चैप्टर आपने खोले पढ़ के, या फिर आप ऐसा करो कि आप पहले उनकी जो वीडियोज़ है ना, एक तरीके से वेब सीरीज़ टाइप में है वो, कि आपका मन लगा रहेगा कि आप देखोगे वो कहानी के टाइप में बताते हैं कि अब क्या हुआ, ये चीज़ ऐसे हुई, ये हुआ, वो है, और थोड़ा अच्छी तरीके से उन्होंने बताया हुआ है। तो ये तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, ये महिपाल सर वाली आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो पाथफाइंडर चैनल पे है जहाँ पे आप मॉडर्न हिस्ट्री का आप ये देख सकते हो। मैं लिंक देखता हूँ, अगर मिल गया तो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका मॉडर्न का कवर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके लिए इसके लिए। अब ऐसे ही आप मेडिवल का ढूंढ लो और एक एंशिएंट का ढूंढ लो, यूट्यूब वीडियोस देख लो, थोड़ी आपको आइडिया समझ में आ जाएगा। फिर क्या, उससे फिर आप बुक्स पढ़ लो। तो हिस्ट्री आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। फिर सेकंड स्टेप पे आ जाओ। सेकंड स्टेप पे आप आ जाओ पॉलिटी। अब पॉलिटी के लिए क्या है, पॉलिटी के लिए जैसे अमित खिलोर है, ठीक है, अमित खिलोर सर की वीडियो है, आई थिंक स्टडी IQ चैनल पे है क्या, ठीक है। तो स्टडी IQ पे अमित खिलोर जी ने पूरी पढ़ा रखी, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये है, लेकिन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से लेकिन ये हो जाएगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा पूरा कि पॉलिटी में है क्या। ऐसे तो पॉलिटी जिसने आज तक पढ़ी नहीं है उसके लिए तो मतलब स्टार्टिंग में पढ़ना लक्ष्मीकांत, अगर आप लक्ष्मीकांत मान लो आपने बुक ली है और आप उसको पढ़ना चालू कर रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि पढ़ूँ कैसे पॉलिटी, आगे क्या करें इसमें, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, अमित खिलोर सर की वीडियो उठाओ,
स्टडी IQ पे पूरी प्लेलिस्ट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से उन्होंने पढ़ा रखा है, एक आइडिया पूरा मिल जाएगा, उससे आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड पे आ जाओ, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे टीचर हैं, उनकी भी ऐसे वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप सर्च करो कोई भी प्लेलिस्ट हो, जैसे मुन्नाल सर की भी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इकोनॉमिक्स पे लेकर के, जिस पे उन्होंने पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ा रखी है। इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी आप एक बुक उठा सकते हो UPSC पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब जैसे मैं तो कॉमर्स से था, तो कॉमर्स के लिए मैंने 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, तो मुझे उतना डिफ़िकल्टी नहीं हुई क्योंकि मेरा ऑलरेडी उसमें बेस था। तो अब जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई है, तो उसके लिए आप कोई भी बुक्स हो, बाकी इसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप NCERT उठाओ। NCERT काफ़ी सफिशिएंट होती है, ठीक है। NCERT से आपको एक बेसिक चीज़ समझ में आ जाएगा, कहानी काफ़ी अच्छे से दी हुई है NCERT की। आपकी 11th एंड 12th की उठा लो, माइक्रो और मैक्रो NCERT, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये 2 बुक्स हैं, इन दोनों को आप थोड़ा पढ़ लो, इससे आपको थोड़ा एक बेसिक मिल जाएगा। फिर एक कोई भी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट उठा लो मुन्नाल सर की या फिर किसी और की, ठीक है, वहाँ से आप इसको कवर कर लो, तो इससे क्या आपका इकोनॉमिक्स का बेस कवर हो जाएगा। फिर इन्वायरमेंट पे आ जाओ, ठीक है। अब इन्वायरमेंट पे आते हो तो इस पर जैसे किंजल चौधरी, इनकी एक प्लेलिस्ट है पाथफाइंडर चैनल पे, ये आई थिंक जो मैंने स्टार्टिंग में देखी थी, जहाँ से मुझे हेल्प मिली थी स्टार्टिंग में। मैंने ज़्यादा नहीं 5 से 6 लेक्चर देखे थे आई थिंक, तो मुझे थोड़ा एक समझ में आ गया था क्या क्या चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में, क्या चीज़ें हैं। उसके लिए अब जैसे एक बुक है शंकर IAS, अब शंकर IAS की इन्वायरमेंट की बुक आती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि है, काफ़ी ज़्यादा मोटी है, तो उसको पढ़ने का मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि इतनी सारी चीज़ें अगर आप पढ़ सकते हो। बाकी एक आपको बेसिक्स तैयार करने के लिए, एक बार पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छी बुक है कि अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं तो इन्वायरमेंट के लिए कोई और जो बुक आपको अच्छी लगती हो, या फिर जो किसी ने सजेस्ट की हो, या फिर यूट्यूब पे ही अगर जो उन्होंने पढ़ाया हुआ उससे आप पढ़ के नोट्स बना लो, वो भी आपके लिए सफिशिएंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे ये जो आपके 5 सब्जेक्ट थे ना, अब क्या बच गया ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी देखो अमित सेन गुप्ता ने पढ़ा रखी है, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है अमित सेन गुप्ता, राइट। इनकी ज्योग्राफी के आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो इनकी अगर आप ज्योग्राफी की वीडियोस देख लोगे तो उससे क्या होगा, इसके लिए आप क्या करो और NCERT उठा लो 11th-12th की, ठीक है। 11th-12th की आप NCERT उठा लो ओल्ड और ज्योग्राफी के लिए, और इसको जब आप वहाँ से पढ़ लोगे ना, तो ये ज्योग्राफी भी आपका कवर हो जाएगा। अब ये 5 सब्जेक्ट जैसे ही आपके कवर हो जाते हैं, तो UPSC के एक जो बेसिक पिलर है ना आपका, जैसे पॉलिटी में होता है बेसिक स्ट्रक्चर, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आपको UPSC की एक बेसिक नॉलेज हो गई कि जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखते हो या फिर कुछ एनालाइज करते हो ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि क्वेश्चन आया कहाँ से है, मैंने कुछ तो ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये है कहाँ था। तो वो चीज़ें आपकी थोड़ी अब कवर हो जाएंगी, अब आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा, आपका एक पिलर तैयार हो गया, आपके बेस तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिगनर के लिए पार्ट, कि इस तरीके से आप करोगे तो आपका पहले एक प्रीलिम्स का एक आपको बेसिक समझ में आ गए। अब आपको आना है तैयारी करने के लिए। अब इतने में क्या होगा कि आपको प्रीलिम्स के लिए भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। जब आप PYQ, फिर आपको उठाने हैं PYQ, ठीक है। अब PYQ आपने उठाए, अब इसके हिसाब से आप देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे प्रीलिम्स के लिए उठाना है आपको, प्रीलिम्स तो अभी मत उठाना, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप मेंस उठाना। अब जैसे मेंस आपने उठाया GS1, ठीक है, तो GS1 में आपने देखा सिलेबस, ठीक है, सिलेबस देखा। अब सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आए हुआ है। जैसे आर्क एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आता है। आर्क एंड आर्किटेक्चर में बेसिकली वो क्या पूछते हैं, अलग अलग जैसे किंगडम वाइज पूछ लेते हैं कि चोला एम्पायर का क्या कंट्रीब्यूशन है आर्क एंड आर्किटेक्चर में। अभी इस बार इन्होंने आई थिंक पल्लवास का पूछा है कि पल्लवास का क्या था। गुप्तास का पहले पूछा हुआ कि गुप्तास का न्यूमिस्टिक आर्ट में क्या था, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूछा हुआ है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लास्ट टाइम इन्होंने बुल एंड उसका कुछ पूछा था, बुल एंड उसकी माइथोलॉजी को लेकर के, ठीक है। तो ऐसे ही अब जैसे आर्क एंड आर्किटेक्चर, इसी हिसाब से आपको उस चीज़ों में देखना है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके हिसाब से आपको नोट्स बनानी पड़ेगी। वो नोट्स कैसी बनानी है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, अब आपको थोड़ा एक बेसिक पिलर आपका बन गया है। इस तरीके से अब थोड़ा सा और आगे आप जाओगे, फिर धीरे धीरे और सब्जेक्ट आपको कवर करने होंगे। इसी तरीके से जब आपकी ये 5 सब्जेक्ट कवर हो जाएँ, फिर आप GS के सोसाइटी कवर कर लो, ठीक है। फिर GS2 में आ जाओ। GS2 में आपका जैसे गवर्नेंस हो गया, IR हो गया, ठीक है, ये दोनों आपके कवर हो जाएंगे। GS3 में आपका जैसे आपने एग्रीकल्चर बच जाएगा, आपका एग्रीकल्चर उसमें आप कर सकते हो। और जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे ये टेररिज्म वगैरह जो होता है पूरा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। फिर और जब ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएं, GS4 उठाओ, एथिक्स, ठीक है।
GS4 उठा लो, एथिक्स उठा लो, आपका एथिक्स की आपकी आप लेक्सिकन से पढ़ सकते हो, ठीक है, लेक्सिकन है, या फिर एक बुक है डी कोड एथिक्स, ठीक है। ये 2 बुक्स हैं जो मोस्टली लोग पढ़ते हैं, इससे आप दोनों में से किसी से पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एथिक्स भी पढ़ा रखी है यूट्यूब पे, उसकी भी प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो ये भी आप उसमें से देख सकते हो, जहाँ से आपको एथिक्स के, अगर आपको इन स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है कि इंटीग्रिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एम्पैथी सिंपैथी क्या होता है, एटीट्यूड, गवर्नेंस, ये सारे वर्ड्स क्या है, इनकी डिफिनीशन समझ नहीं आ रही है, डिफरेंट फिलोसफिकल्स आपको समझ में नहीं आ रही है, उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा लो। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ा रखा है, जिनके कोर्सेज वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल हैं, वीडियोज़ उनकी अवेलेबल है। तो उसका यार आप रिसोर्स आपके पास सारा है, उसको आपको बस यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, उन चीज़ों को समझो। तो ऐसे करके जब आपके ये 5 सब्जेक्ट कवर हो जाएं, फिर जो बाकी के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कवर करो, ठीक है। तो ये तरीका हो जाएगा आपको एक तरीके से आपका पूरा मेंस की पढ़ाई करने के लिए, ओके। अब आ जाते हैं कि मान लो आपने पूरी चीज़ें पढ़ाई कर ली हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं दोनों चीज़ों को कवर करूँगा। जो बिगिनर थे अब उनके बेसिक्स कवर हो चुके हैं, और जिनके ये सेकंड अटेम्प्ट वाले थे और मतलब उसके आगे ऊपर वाले हैं, उनके लिए क्या बेसिक अप्रोच होनी चाहिए। अब उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, हर चीज़ हो गया है, लेकिन अब उनको क्या बनाने हैं, एक तो उनके लिए क्या होगी नोट्स, और दूसरी चीज़ उनके लिए क्या बनानी है PYQ एनालिसिस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होंगी जो आपको करना होगा। अब आप 2025 का अटैम्प्ट देना है आपको, लेकिन 2025 का अटैम्प्ट देना है तो ये चीज़ आपको अगर बिगिनर वालों के लिए बहुत जल्दी करना पड़ेगा सब्जेक्ट कंप्लीट करके, और साथ में ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आप 2025 का अटैम्प्ट दे रहे हो और आप बिगिनर हो। बाकी जो लोग सेकेंड अटैम्प्ट जिनका है, या फिर जो लोग का थर्ड अटैम्प्ट में फोर्थ, जो पहले ये चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए अब ये प्रोसेस करना आसान होगा। 8 महीने बाकी हैं, ठीक है। इन 8 महीने में अच्छे से उन चीज़ों को कर लेना। और इसमें मैं ऑप्शनल को सॉरी भूल गया, तो इसमें आपको ऑप्शनल भी पहले करना पड़ेगा। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा ना, उसको उठाओ, उसकी यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लो। जैसे मेरा सोशियोलॉजी था, ठीक है, तो सोशियोलॉजी के लिए क्या है, सोशियोलॉजी था, ठीक है। अब सोशियोलॉजी के लिए क्या था, सोशियोलॉजी के लिए जैसे स्लीपी क्लासेस है, स्लीपी क्लासेस ने काफ़ी अच्छी वीडियोस डाल रखी थी, उस पर उनकी 2-3 ऐसे लेक्चर्स थे, पूरी प्लेलिस्ट थी, वहाँ से मैंने देखा। उससे क्या हुआ कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो उसके बाद क्या करो, बुक ले आया मैं, कौन सी, एसेंशियल सोशियोलॉजी। एसेंशियल सोशियोलॉजी नाम की बुक है ये, नाम भूल रहा हूँ मैं किसकी है, एक IAS करके ही है यार, नाम भूल गया मैं, ठीक है। तो एसेंशियल सोशियोलॉजी आप गूगल कर लेना, मिल जाएगी। तो वो बुक है, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों दिया हुआ है। तो उससे क्या हुआ, फिर मेरी और अंडरस्टैंडिंग जो थी वो और डेवलप हो गई। उन्होंने बस एक मुझे जैसे स्लीपी क्लासेस से क्या एक ब्लूप्रिंट मिल गया था कि क्या चीज़ है, क्या फ़िलॉसफी है, क्या चीज़ उसकी है, समझ में थोड़ा सा आ गया। फिर क्या किया, बुक खरीद लाया, बुक से पढ़ लिया मैंने, तो मेरी और चीज़ें कवर हो गई। मेरे जो छोटे मोटे डाउट थे, जो छोटी मोटी जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें मिसिंग थी, वो चीज़ें मेरी पूरी हो गई इसमें, ठीक है। अब क्या है, अब मुझे बस तक PYQ एनालाइज करके अपनी नोट्स बनानी है, ठीक है। उन चीज़ों के लिए नोट्स देखो, अगर आप ये स्टार्टिंग में बनाओगे ना, जब आप ये पढ़ रहे हो तो वो कोई काम की नहीं होगी, क्योंकि तब आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर दोगे, फिर ऐसे 5-6 बार नोट्स बनेगी आपकी, ठीक है। तो वो बहुत मतलब अगर आप बना सकते हो तो करो, लेकिन 5-6 बार बनानी पड़ेगी, उसको बार बार रिफाइन करना पड़ेगा। मेरे साथ ये दिक्कत सोशियोलॉजी में हुई है। सोशियोलॉजी में मैंने जब पहली बार पढ़ी, स्लीपी क्लासेस से नोट्स बनाई, फिर एसेंशियल सोशियोलॉजी पढ़ी, उससे एक नोट्स बना ली, फिर मैंने एक PYQ एनालाइज किया, उससे नोट्स बनाई, ठीक है। उसके बाद फिर जो अलग से कोचिंग मटेरियल टॉपर नोट्स है, उनसे मैंने एक नोट्स बनाई। तो ऐसे मेरे पास 5-6 नोट्स हो गई जो सोशियोलॉजी की हैं, दोनों, पेपर 1 पेपर 2 की। अब मुझे क्या है, उन दोनों को मैंने कंपाइल किया, इन 5 चीज़ों को कंपाइल करके फिर मैंने एक नोट्स बनाई है, ठीक है। तो अब देख रहा हूँ कहती लगभग 7 से 8 नोट्स हो गई मेरी। अब ये 5-6 नोट्स मेरी किसी काम की नहीं रही, क्योंकि मुझे फिर से वापस मेहनत करना पड़ा, ठीक है। तो इन चीज़ों से बढ़िया था कि मैं इन चीज़ों को साथ में ही कर लेता, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो जाएंगी। तो ये आपका सोशियोलॉजी में इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसी तरीके से जिन लोगों का PSIR है, PSIR के लिए भी आपको फ्री लेक्चर्स काफ़ी मिले हुए हैं, जो आपको एक ब्लूप्रिंट, आप ये कहो कि आपको पूरा कोर्स ही समझा दें तो कोर्स कोई नहीं समझाएगा, आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगी कि सिलेबस में है क्या 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 चीज़ें हैं, क्या क्या जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स का मतलब क्या है, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, हर एक चैप्टर थोड़ा थोड़ा, कोई हर एक वीडियो में कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा बता देगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा 5-6 जगह से वीडियो उठा करके देख लो, जो आपको जहाँ से सही लगे वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो जिन लोगों का जो ऑप्शनल होगा उस हिसाब से आप चेक कर लेना, ठीक है। बाकी इसके लिए क्या, आप टॉपर्स की वीडियोस देख लो, जो टॉपर्स होते हैं उनकी वीडियोस देख लो कि उन्होंने अपना ऑप्शनल कहाँ से कवर किया था, किस वीडियोस से देखा था, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ओके।
तो ये हो गया आपका ऑप्शनल कवर करने का पार्ट। अब बाकी वापस फिर से आ जाते हैं कि ये नोट्स बनाने वाला पार्ट और पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है ना अपने मतलब इतनी चीज़ों में, इतनी एनालिसिस वगैरह करके सारी चीज़ें पढ़ने की नोट्स वगैरह के बाद, कि आपको किसी भी टॉपिक का ना सिर्फ आप 5 से 6 डायमेंशन होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं। अगर इन 5 से 6 डायमेंशन को अच्छे से कवर करके आप चले जाओ ना, तो आपके कोई भी मतलब 60% क्वेश्चन आप यूपीएससी के जो आते हैं मेंस में, वो आप मतलब श्योर शॉर्ट करके जाओगे। मतलब वो ऐसे होंगे कि आपके प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन होंगे कि जो आपके नोट से ही डायरेक्ट आए हैं, ठीक है। लेकिन वो करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से होंगे। सबसे पहले ये देखो 5 से 6 डायमेंशन ये होंगे क्या। सबसे पहली चीज़ उस चीज़ के फीचर्स क्या हैं, ठीक है, एक फीचर्स हो गया। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ उस चीज़ की आपको निकालनी है लिमिटेशंस हो गई, चैलेंजेस या फिर इश्यूज़, ठीक है। तीसरी चीज़ रोल सिग्निफिकेंस क्या है उस चीज़ों का, ठीक है। पांचवी चीज़ आपको उस चीज़ के लिए निकालनी है रोल सिग्निफिकेंस हो गया, इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट ये निकाल लो आप। और यहाँ पे लास्ट में एक वे फॉरवर्ड, ये हो गया वे फॉरवर्ड। बाकी दो जो चीज़ आपकी कॉमन होती है इंट्रो और कंक्लूजन, ठीक है, ये 2 चीज़ तो आप अपनी नोट्स में ऐड करोगे ही करोगे। लेकिन जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे ना वो इन्हीं 5 डायमेंशंस में से बनेंगे, फीचर्स, लिमिटेशंस, तीसरा आपका ये रोल या सिग्निफिकेंस हो गया, चौथा आपका इम्पैक्ट हो गया, पांचवा आपका वे फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं या फिर किस तरीके से चीज़ें होंगी। अब ये देखो, अब ये मैंने आपके सामने मेंस की एक एनालिसिस सीट खोली। चलो GS3 उठा लेता हूँ, ऐसे GS2 तक कोई भी आप उठा लेना, सब में आपको वही मिलेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 2014 का। नॉर्मली कंट्रीज शिफ्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड लेटर टू सर्विसेज बट इंडिया शिफ्टेड डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज। व्हाट आर द रीजन फॉर द ह्यूज ग्रोथ सर्विसेज विज़ इंडस्ट्री इन द कंट्री, ठीक है। कैन इंडिया बिकम अ डेवलप्ड कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। तो देखो यहाँ पे पूछा क्या है, व्हाट आर द रीज़न फॉर द ह्यूज ग्रोथ सर्विसेज विद इंडस्ट्री इन द कंट्री। तो उसके रीजंस पूछे हुए हैं। तो रीजंस यहाँ पे आपके किस में कवर हो जाते हैं कि मान लो आपके इंडियन इकोनॉमी को आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सीधे सीधे वो पूछ रहे हैं कि इंडिया डायरेक्टली क्या नाम है एग्रीकल्चर से डायरेक्ट वो सर्विस इकोनॉमी में चला गया। तो यहाँ पे क्या है, इंडियन इकोनॉमी के आपकी फीचर जो थे कि इंडिया एक तरीके से सर्विस बेस इकोनॉमी हो रही है, राइट, कि थोड़ा कॉग्निटिव बेस में जा रही है, तो हमारा सर्विस सेक्टर ज़्यादा हो रहा है। तो उसके फीचर से उन्होंने ये क्वेश्चन बना लिया एक कि इंडियन इकोनॉमी इज़ नाउ एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी धीरे धीरे होती जा रही है, ठीक है, जो शिफ्ट हो रहा है। तो उसके फीचर्स को इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ। और दूसरी चीज़ व्हाट आर द रीज़न फॉर द ह्यूज ग्रोथ। तो अब जैसे फीचर्स में आपने लिखा है कि इंडिया एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, तो उसके नीचे अब आपको उसको उस पर्टिकुलर फीचर को भी आपके 7-8 पॉइंट आपको उसके लिए बनाने पड़ेंगे, ताकि अब क्योंकि ये हर एक फीचर से ही क्वेश्चन, जैसे कोई फीचर उठा लिया उससे क्वेश्चन डाल दिया। अब ये लिखा है कैन इंडिया बिकम अ डेवलप्ड कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, कि अब जैसे आप वे फॉरवर्ड में अगर आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में लिख रहे हो तो उसमें एक वे फॉरवर्ड में हम यही लिखते हैं मोस्टली कि इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और डेवलप करना चाहिए। तो अब यहीं पे वो लिखना है कि इंडिया क्या नाम है डेवलप कंट्री हो सकता है विदाउट इंडस्ट्रियल बेस। तो वो जो आपका वे फॉरवर्ड का एक पॉइंट था ना कि इंडिया को अपना स्ट्रॉन्ग करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास 7-8 पॉइंट होने चाहिए। ये क्वेश्चन वहाँ से बना है दोनों चीज़ें से, ठीक है। अब इंडिया जैसे क्या नाम है, आपने एक चीज़ मान लो आपने कि ये लिखा था कि सर्विस सेक्टर इकोनॉमी इंडिया हो रही है, तो उसी का एक इम्पैक्ट क्या है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उन्हीं चीज़ों में आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो। फिर ये देखो जैसे अब नीचे कोई ले लेते हैं, जैसे क्रेज फॉर गोल्ड इन इंडिया has led to the surge in import of the gold in the recent years and put pressure on the balance of the payment and external value of the rupee। तो अब जैसे यहाँ पे आपका क्या है, गोल्ड के बारे में अगर आप देख रहे हो तो गोल्ड का यहाँ पे इन्होंने किससे क्वेश्चन बना दिया, इम्पैक्ट से, कि गोल्ड के जैसे इम्पोर्ट ऑफ द गोल्ड आपका टॉपिक है, ठीक है। अब गोल्ड या फिर मान लो जैसे आपका टॉपिक है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट तो नहीं, इम्पोर्ट जो हमारा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इंपोर्ट के लिए क्या है कि हमारा हम ये गोल्ड वगैरह भी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, तो उसके लिए उसका इम्पैक्ट क्या है हमारी इकोनॉमी, उसी से ही क्वेश्चन बन गया है। ये देखो कि क्या क्रेज फॉर गोल्ड हैज़ अ सर्च इन द इंपोर्ट ऑफ द गोल्ड इन द रिसेंट ईयर एंड पुट प्रेशर ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कि हमारा जो डेफिसिट चल रहा है, डेफिसिट ऑफ द बैलेंस पेमेंट, वहाँ से उस पर एक
वो चल रहा है, प्रेशर हो रहा है, ठीक है। अगर आपका टॉपिक मान लो बैलेंस एंड पेमेंट का टॉपिक था तो उसका एक फीचर में आपने वहाँ पे डाला हुआ था कि वो अभी डेफिसिट में चल रहा है। डेफिसिट क्यों चल रहा है? डेफिसिट के लिए आपने उसमें डाला था कि इंपोर्ट ऑफ गोल्ड या फिर ज्वेलरी वगैरह, तो उसी का इन्होंने बस इंपैक्ट के रीज़न पूछ लिया। इन द व्यू ऑफ द एग्जामिन द मेरिट्स ऑफ द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, तो अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम उसके मेरिट्स इन्होंने पूछे हैं, तो उसका कहाँ से आ गया? ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, रोल और सिग्निफिकेंस, तो उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की सिग्निफिकेंस पूछ लिया है। वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट एंड स्टेटस ऑफ जेंडर बजटिंग इन द इंडियन कास्ट एक्ट। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात पूछी, इन्होंने कहा जेंडर बजटिंग, तो जेंडर बजटिंग के क्या पूछा है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट कहाँ से मिल जाएगी आपको? फीचर्स में से मिल जाएगी। एंड स्टेटस ऑफ जेंडर बजटिंग, तो स्टेटस उनके लिए क्या है कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, या फिर उसके लिए जो डेटा वगैरह है वो चीज़ आप इसमें डाल दो, वे फॉरवर्ड आपको ऐड करना ही होता है। फिर व्हाट इज़ वाटर यूज इफिशिएंसी, वाटर यूज इफिशिएंसी के फीचर्स क्या क्या आते हैं ये पूछा इन्होंने। डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन इंक्रीजिंग वाटर यूज इफिशिएंसी, तो उसका रोल क्या है? तो रोल और सिग्निफिकेंस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर रोल ऑफ माइक्रो इंक्रीजिंग वाटर यूज इफिशिएंसी के लिए क्या कर सकते हैं वो चीज़ें, इम्पैक्ट भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो और कोई क्वेश्चन, जैसे अब GS2 में उठा लेते हैं ना, GS3 में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसके फीचर्स इन्होंने पूछे हैं कि फ्रीडम इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन के क्या आप समझते हो, उसके अंदर क्या क्या है फीचर्स, इस तरीके से आप डाल दोगे। डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो, तो उसके जो लिमिटेशन हैं, चैलेंजेस जो हैं वो इन्होंने पूछ लिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो लिमिटेशन है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं आती, स्ट्राइक, राइट टू स्ट्राइक नहीं आता, हेट स्पीच नहीं आता, तो उसमें लिमिटेशन उन्होंने पूछा। और उस पर्टिकुलर लिमिटेशन में आप ये भी डालोगे कि उसके जो 5-6 पॉइंट्स होने चाहिए। फिर वाई डू द फिल्म स्टैंड स्लाइटली डिफरेंट प्लेन फ्रॉम द फ्रीडम, ये तो चलो उन्होंने कुछ करंट का टॉपिक डाल दिया, इम्पैक्ट में आप इसको कवर कर सकते हो। फिर डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर डैट इनहिबिट इंडिया इन एक्टिंग फ्रॉम इट्स सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे आपका टॉपिक इन्होंने क्या पूछा है? पॉसिबल फैक्टर्स, तो इन्होंने क्या पूछा है? जो इनहिबिट कर रहे हैं इनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने लिमिटेशन और चैलेंजेस पूछ लिए हैं, ठीक है। फिर एज प्रोवाइडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो देने के बाद तो इन्होंने सिंपल सा ही उसके फीचर्स और लिमिटेशन ये आपको इसमें मेंशन करने थे। फिर देख लो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले डाउन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, अब जैसे आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट पढ़ा है, तो उसमें आप फीचर्स में डालोगे, फीचर्स में आप क्या क्या उसके पढ़ते हो, फीचर्स आप जैसे पढ़ते हो कि उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ था, एक फेडरल कोड दिया हुआ था, उसके बाद एक इंडियन पूरा वो बनाया था इन्होंने कि जिसमें प्रिंसली स्टेट होंगे, सारी चीज़ें होंगी, राइट। प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी दे दी थी उन्होंने, तो ये उन्होंने बस एक फीचर्स का एक टॉपिक उठा लिया फेडरल वाला, उसी को उन्होंने क्वेश्चन में बदल दिया है। तो हर एक फीचर्स के लिए आपको क्या करना है? हर एक फीचर्स को अपने 5-6 पॉइंट से सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है, हर एक फीचर को। और जैसे लिमिटेशन में भी आपने कोई पॉइंट डाला, उसको भी 5-6 उससे आपको सब्सटीट्यूट करना है, जिससे आपकी एक पूरी नोट्स अच्छी तरीके से तैयार हो, कि वो कोई भी फीचर्स उठा लें, फीचर का कोई पॉइंट उठा लें, तो अगर फीचर को कोई पॉइंट उठा ले रहे हैं तो उसमें 5-6 पॉइंट्स आपके पास होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो अगर आपके उन्होंने लिमिटेशन से उठा लिया, लिमिटेशन का भी एक एग्जांपल इसमें मैं देख लेता हूँ। जैसे ये रिस्टोर्टिंग टू ऑर्डिनेंस हैज़, ये नहीं होगा, कोई और देख लेते हैं जिसमें लिमिटेशंस का होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रीन द जुडिशरी हैज़ हाईली प्रोएक्टिव रोल इंश्योरिंग द इंडिया डेवलप इनटू अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। तो अब जैसे आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन पढ़ते हो तो उसके फीचर्स में आप पढ़ोगे ना कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो बेसिक आप ये देखोगे कि ये हमारे क्या नाम है, जो हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, राइट, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। तो उसी को उन्होंने पूछ लिया कि वो किस तरीके से हमारे इंडिया को एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी में बना रहा है, और उसका एवोल्यूशन पूछ लिया है कि जब आप फीचर्स में पढ़ोगे तो फीचर्स में आप एवोल्यूशन भी डालते हो कि केशवानंद भारती केस से आया था, उसके पहले क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जो गोलकनाथ केस हुआ है, उसके बाद क्या नाम है जो केसेस हुए हैं, जिसमें क्या नाम IR कोलियो केस हो गया, SR बोम्मई केस हो गया, ठीक है, उन सारे केसेस में कैसे जुडिशरी ने क्या क्या चीज़ें की। तो बेसिक डॉक्ट्रिन का एक एवोल्यूशन उन्होंने पूछा हुआ है कि इन्वेंटिंग द बेसिक और जुडिशरी का हाईली प्रोएक्टिव रोल। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका जुडिशियल एक्टिविज्म का, कि जुडिशरी ने एक हाईली प्रोएक्टिव रोल किया है इंडिया को डेवलप करने में थ्राइविंग डेमोक्रेसी के लिए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का ही एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो इन्होंने क्या जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को यहाँ पे पूछ लिया है, ठीक है।
ये रोल किया है। इन द लाइट ऑफ दिस में इवेल्यूएट द रोल प्लेड बाय द जुडिशियल, ये लिखा ना, रोल प्लेड बाय द जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इन्होंने क्या पूछा है, जुडिशियल एक्टिविज्म का फिर रोल पूछ लिया है। एक तो इन्होंने उसके फीचर्स में पूछ लिया कि बीएसडी का, उसके बाद उन्होंने उसका रोल पूछ लिया है। फिर ये देखो, अब जैसे इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट डिले इन कम्यूटिंग डेथ सेंटेंस हैज़ कम अंडर पब्लिक डिबेट एज ए डिनाइल ऑफ जस्टिस। अब जैसे प्रेसिडेंट की कम्यूटेशन पावर है, ये आपका टॉपिक हो गया कि प्रेसिडेंट की कम्यूटेशन पावर है, ठीक है। प्रेसिडेंट की बहुत सारी पावर है, उसमें कम्यूटेशन पावर होती है। इसकी आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें आपने लिख लिए, उसके फीचर्स लिख लिए, उसकी लिमिटेशंस लिख ली। तो लिमिटेशंस में आपने एक पॉइंट लिखा होगा या चैलेंजेस में एक पॉइंट लिखा होगा कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, जिसमें आपको प्रेसिडेंट को डिसाइड करना हो। तो इन्होंने उस टाइम लिमिट का ही एक उठा के पूछ लिया कि इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट डिलेइंग इन कम्यूटिंग डेथ सेंटेंस हैज़ कम अंडर पब्लिक डिबेट एज ए डिनाइल ऑफ जस्टिस। तो अब इसी पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। शुड देयर बी अ टाइम स्पेसिफाइड प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट पेटिशंस एलाइज। तो जो भी आपके ये टॉपिक्स, अगर आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हो ना, मेंशन कर रहे हो, तो उसके नीचे भी उसके 5-6 पॉइंट लिख लेना, उसके पॉजिटिव में, उसके नेगेटिव में, कि उसको कैसे, अब जैसे टाइम लिमिट है तो टाइम लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके आर्गूमेंट्स फेवर में और उसके अगेंस्ट में ये चीज़ें, और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो ऐसे हर एक टॉपिक को आपको करना पड़ेगा। अब जैसे ये है, द इंडियन पार्टी सिस्टम इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ ट्रांजिशन विच लुक्स टू बी फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस। तो जैसे आप इंडिया पार्टी सिस्टम, आप जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपका टॉपिक था। उसमें आपने फीचर्स वगैरह डाल दिए, उसमें आप एवोल्यूशन वगैरह डाल दिए, उसके रोल्स क्या हैं वो आपने पढ़ लिए, लिमिटेशंस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं ये आपने पढ़ लिया, वे फॉरवर्ड पढ़ लिया, ठीक है, और रोल सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज़ें आपने कवर कर ली, ठीक है। अब लिखा है क्वेश्चन किससे है, द इंडियन पार्टी सिस्टम इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ ट्रांजिशन विच लुक्स टू बी फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस। तो अब ये पॉलिटिकल सिस्टम्स में क्या है, ये आपकी मान लो आपने लिमिटेशंस में लिखा होगा कि अपने ये चैलेंजेस में कि इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज में इतने सारे पैराडॉक्सेस हैं और इतने सारे वो चीज़ कॉन्ट्रडिक्शंस वगैरह हैं। तो इन्होंने बस क्या है, उसी पॉइंट को उठा करके यहाँ पे पूछ लिया है। तो आपको वो पॉइंट एक्सप्लेन करने के साथ में, अगर आपने अपनी नोट्स में उस क्या नाम है उसके साथ अगर 5-6 पॉइंट्स डाले होते तो यहाँ से वो चीज़ आपकी कवर हो जाती। अब जैसे ये कैग वाला क्वेश्चन देख लो, एग्जामिन द कैग पावर इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन स्टेट्स यूनियन एंड द स्टेट इज ड्राइव फ्रॉम द आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। एक्सरसाइज ऑफ कैग पावर्स, ठीक है, और डिस्कस विद ऑडिट whether audit of the government policy implementation could amount to overstepping its own jurisdiction। तो अब जैसे ये क्या है, उन्होंने लिमिटेशन ही पूछ ली है कि क्या नाम, डिस्कस वेदर ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कुड अमाउंट। तो इन्होंने एक तो आपका आर्टिकल 149 पूछा है कि जहाँ से वो, जब आप कैग पढ़ोगे तो कैग की पावर आप पढ़ोगे फीचर्स में, ठीक है, वहाँ पे आप पावर पढ़ोगे तो पावर में 149 का आप आर्टिकल डालोगे, तो उस 149 से के जो उसको आपको वहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में फीचर से एक क्वेश्चन बना है ये डायरेक्ट, और साथ में फिर उन्होंने फिर यही उसकी जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस को उन्होंने वहाँ पे ये लिमिटेशन है कि वो ओवर स्टेपिंग ऑफ द पावर जुडिक्शन को, उस चीज़ को इसमें उन्होंने पूछ लिया है। फिर ये देखो, इंडिविजुअल पार्लियामेंटरिज्म रोल एज अ लॉ नेशनल लॉ मेकर इज ऑन डिक्लाइन विच हैज़ एडवर्सली इम्पैक्टेड द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड देयर आउटकम। अब जैसे ये क्वेश्चन किसका है, जैसे आप पार्लियामेंट पढ़ोगे तो पार्लियामेंट में टॉपिक आप पढ़ोगे डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट में एक आपका जो पॉइंट आता है, सब पॉइंट्स आता है, वो आता है डिक्लाइन ऑफ इंडिविजुअल रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियन। तो इन्होंने अब उस पॉइंट को उठा करके यहाँ पे पूछ लिया है डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट में से। तो अगर आप डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ये एक पॉइंट लिखा होगा, ये डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू द डिक्रीज इन द रोल ऑफ इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन, ठीक है। अब ये हो गया। तो अब यहाँ पे अगर जिसने अब इस नोट में अपने इस टॉपिक को भी थोड़ी धीरे धीरे अंदर सब्सटीट्यूट किया होगा ना, वो यहाँ पे वो क्वेश्चन आराम से कर लेता डायरेक्टली। इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का रोल जो था एज एन लॉ मेकर वो डिक्लाइन हो रहा है, आपने ये पॉइंट लिखा तो उसके नीचे 5-6 पॉइंट लिखे होते तो ये चीज़ कवर हो जाती। तो ऐसे आपकी नोट्स में बनती है। और सारे ही क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, मैं बता रहा हूँ मोस्टली क्वेश्चन आपके लगभग 60 to 70% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो ये सिर्फ 5 डायमेंशन होती है ना, इन 5 डायमेंशन से ही आते हैं। फीचर्स, लिमिटेशन, चैलेंजेस, इश्यूज़, पॉलिसी, सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट हो गया, वे फॉरवर्ड, इंट्रो कंक्लूजन। हर एक टॉपिक का आपको बना करके ही जाना है। इंट्रो कंक्लूजन सबका सेम होगा। जैसे डिक्लाइन ऑफ द पार्लियामेंट का इंडिविजुअल लॉ मेंटेन वाला था, तो उसमें इंट्रो कंक्लूजन आपका सेम ही होगा। उसमें वो किसी भी पॉइंट से वो पूछ लें, इंट्रो कंक्लूजन वही सेम डालना है आपको, बाकी जो चीज़ें होंगी उसमें आपको एक्सप्लेन कर लेना है। अब नोट्स बनेगी कैसे, ठीक है, ये भी मैं आपको थोड़ा शो कर दे रहा हूँ कि एक एग्जांपल दे करके कि नोट्स किस तरीके से फॉर्मेट में होनी चाहिए। हाँ, अब देखो ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ। जैसे म्यूनसिपल गवर्नमेंट, ये मिडिल सिवरे की नोट्स है, ठीक है।
2021 रैंक 247 थी आई थिंक, ऐसे समथिंग। अब उनकी, अब जैसे म्यूनसिपल गवर्नमेंट की उनकी नोट्स है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। अब उन्होंने एक इंट्रो लिख लिया कि अब म्यूनसिपल गवर्नमेंट से कोई भी क्वेश्चन है, इंट्रो उन्होंने डाल दिया एक पूरा, ठीक है। अब देखो वाई अर्बन क्यों निगलेक्टेड थे गांधी, ये वगैरह उन्होंने 3-4 पॉइंट डाल दिया। अब उन्होंने सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस डाल दिया। अब इसमें सिग्निफिकेंस में कोई भी चीज़ वो पूछ लें, उसके साथ में उन्होंने इतने सारे उसके सब पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। अब जैसे क्रिटिकल इवैल्यूएशन पूछा उन्होंने, तो अब जैसे स्टैट्यूटरी हेल्पलेस उन्होंने डाली है, तो उसके सब पॉइंट्स भी डाले हुए हैं कि जैसे यहाँ साइलेंट ऑन द मैनर ऑफ द इलेक्शंस, फिर इंडिया इज स्टिल फेसिंग। तो अगर वो ये कोई एक पॉइंट भी पूछ लेते हैं ना, तो उनके पास इतने सारे उसके सब पॉइंट्स हैं कि वहाँ पे वो लिख करके उसको डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये क्या नाम है, पोस्ट क्रिस्ट टू द रूरल अमेंडमेंट एक्ट, अगर आप कोई क्या ये क्वेश्चन आ जाए कि म्यूनसिपल अमेंडमेंट एक्ट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर कंसीडर्ड एज अ पोस्ट स्क्रिप्ट टू द रूरल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब तो उनके पास ये क्या, यहाँ पे अब उनके पास ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि ये सारे पॉइंट जो उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि उसके सब पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें उनको मिल जाएगी ताकि वो आगे उसको अपना डिस्कस कर सकें, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, तो मैं और दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये क्या है, चैलेंजेस फॉर वुमेन। अब ये वुमेन के लिए चैलेंजेस है, रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन पंचायती राज का ये टॉपिक है, ठीक है। जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ द वुमेन कि एज अ एजेंट ऑफ सोशल चेंज। अब मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डज द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पंचायती राज एक्ट एज अ एजेंट ऑफ सोशल चेंज। तो अब उसके नीचे उन्होंने सब पॉइंट्स दिए हुए हैं कि एजेंट ऑफ सोशल चेंज है कि अचीविंग SDG, न्यू इंडिया, मार्क्ड इंप्रूवमेंट न्यूट्रिशन एजुकेशन। एग्जाम्पल डाल दिया, फातिमा बी आंध्र प्रदेश का अवार्डेड बाई UNDP फॉर अ रेशियल अगेन रिडक्शन इन द डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन लिटरेसी, ये चीज़ें और आवती ये हो गए। फिर वो आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे कि हार्मिंग ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। तो देख लो, एक अपने पॉइंट को उस एक अपने सब पॉइंट को भी बाकी सब पॉइंट्स में डिबेट करना कि अगर ये टॉपिक आ जाए ना कि वुमेन पार्टिसिपेशन एज ए एजेंट ऑफ सोशल चेंज, उस पर भी आप लिख दो। अगर वो आ जाए कि हाउ रिजर्वेशन गिवन टू वुमेन कंसीडर्ड एज अ हार्बिंगर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर हाउ रिजर्वेशन टू द वुमेन इज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी, ये चीज़ें ऐसे आ जाती हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ये जैसे एक छवि राजावत को क्यूट कर देंगे, फिर ये नीचे क्यूट कर देंगे, ठीक है, या फिर प्रीकर्सर टू द इंडियन प्रोग्रेस। तो हर चीज़ें, अब जैसे चैलेंजेस में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि डिस्पाइट गिविंग रिजर्वेशन टू द वुमेन द रिजर्वेशन सिस्टम इज स्टिल सफर्ड बाय द सरपंचपति सिंड्रोम और समथिंग लाइक। तो उसके नीचे भी उन्होंने 5-6 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि सुधापति राय ने दिया हुआ है ये चीज़ें। मोस्ट वुमेन रबर स्टैम्प की तरह डी जो रिप्रेजेंटेशन है, सरगेट रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे कि सिस्टम अप्रोच है, पॉलिटिकल सिस्टम डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिख रखी हैं। सोशल कंस्ट्रेंट वगैरह डाल रखे, उसके नीचे सब पॉइंट्स वगैरह डाल रखे हैं कि व्हाट आर द सोशल कंस्ट्रेंट दैट आर नॉट दैट इनहिबिट वुमेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग डिस्पाइट रिजर्वेशन। तो सोशल कंस्ट्रेंट उन्होंने डाल दिया, उसमें सारी चीज़ें एग्जांपल्स के साथ, पब्लिक पैट्रियार्की की ये चीज़ें, उसके सब पॉइंट्स 5-6 चीज़ें डाल रखी हैं। इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट क्या क्या है, अब जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्या क्या लिमिटेशन है उसमें से वो पॉइंट डाल देंगे सब पॉइंट, उन सब पॉइंट्स के नीचे भी उस सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके नहीं डालते कि उसमें भी क्या क्या नीचे पॉइंट्स होने चाहिए। तो वो चीज़ें ऐसे आप डालो पूरी, ठीक है। उसके बाद ये सारी जैसे इन्होंने कोट्स वगैरह डालनी, ये चीज़ें तो बाद में आप ऐड ऑन करोगे कि लास्ट में कि पहले आपकी एक बेसिक स्ट्रक्चर नोट्स तैयार होनी चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ आपको करनी है कि हर एक पॉइंट को उठाओ, उसके फीचर्स, लिमिटेशंस, चैलेंजेस, उसके रोल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, वे फॉरवर्ड। ये 5 चीज़ें अगर आप निकाल लेते हो, और ये 5 चीज़ें कैसे निकालनी है वो भी मैंने आपको बताया है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि ChatGPT का कैसे यूज़ करें, ठीक है। ChatGPT का कैसे यूज़ करें अपनी UPSC प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। वो आपको ये 5 चीज़ें के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, कि ChatGPT वाला ये जो है कि उसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो चीज़ आपको पता लग जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप करते हो, देखो अभी जो लोग बिगनर वाले हैं उनके लिए तो इन चीज़ों को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले आप अपना बेसिक पिलर स्ट्रॉन्ग करोगे, वो जो 5 सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ोगे, और स्टार्टिंग में टाइम लगता है। तो 8 महीने हैं, तो 8 महीने में वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ऑप्शनल करना पड़ेगा, फिर मेंस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो बेटर है कि साथ में अगर आप कर रहे हो कि PYQ देखते हुए उसी हिसाब से नोट्स बना रहे हो और पढ़ते भी जा रहे हो, तो कर सकते हो तो बेटर है। बाकी जिन लोगों का सेकंड अटैम्प्ट है और उसके ऊपर हैं, लेकिन जिन लोग अगर मान लो आप 25 के लिए पहला अटैम्प्ट होगा, लेकिन अगर आप ऐसी प्रोसेस के थ्रू जाते हो ना, तो अगर 25 में आपका नहीं हुआ तो 26 में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अगर नहीं भी होता तो मेंस के लिए आप इतना ज़्यादा आप क्या नाम है वो हो जाओगे, श्योर शॉट हो जाओगे ना, कि जिस बार भी आपका प्रीलिम्स निकलता है ना,
उस साल आपका मेंस रुकेगा नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स निकल जाएगा यार, फिर मेंस में जो लोग रुकते हैं ना उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इतनी मेंस में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, इतनी ज़्यादा मेहनत आप 3-4 महीने करते हो, उसके बाद मेंस आपका नहीं निकल रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हर्ट होता है बहुत ज़्यादा इतना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ें करने के लिए। तो लेकिन अगर आप मेंस पहले से ही अपना श्योर शॉट पक्का कर लेते हो ऐसी मेहनत करके, तो प्रीलिम्स किसी भी साल निकले, पहले अटेम्प्ट में निकले या छठवें अटेम्प्ट में निकले, लेकिन आपका मेंस उस साल नहीं रुकना चाहिए, बात ये होती है। और अगर आपके मेंस में मार्क्स स्कोर अच्छे आ गए तो इंटरव्यू का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही है कि मेंस को आपको इतना मजबूत करके जाना है कि प्रीलिम्स निकलते ही आपको फिर नोट्स की इशू ही ना हो कि मुझे अभी नोट्स बनानी है, नोट्स आपकी पूरी तैयार हो, बस उस 3 महीने में फिर आपको क्या करना हो, आंसर राइटिंग करनी हो, ठीक है। तो जिन लोगों का सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है या उससे ज़्यादा है, फोर्थ फिफ्थ ऐसा है, ठीक है, वो लोग बस आप यही करो इस टाइम पे, अपनी नोट्स को अच्छे से बनाओ। ये 5 टॉपिक जो है हर एक टॉपिक पे, अब जैसे आपका डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट हो गया, अब जैसे पार्लियामेंट ऑफ टॉपिक कर रहे हो तो पार्लियामेंट में भी आपको 5-4 चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे पार्लियामेंट, जैसे आपका एक जॉइंट सीटिंग हो गया, जॉइंट सीटिंग में आप क्या करोगे, जॉइंट सीटिंग का रोल देखो, उसके सिग्निफिकेंट क्या है जॉइंट सीटिंग्स की, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं जॉइंट सीटिंग्स में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेक करो। वे फॉरवर्ड क्या है जॉइंट सीटिंग्स की, उन चीज़ों को करने के लिए डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट हो गया, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं उसको कैसे आप कवर कर सकते हो, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट में हर एक फीचर्स लिखो कि क्यों क्यों हो रहा है। अब वो डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट हो रहा है तो अब डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट जैसे आपने 5 फीचर्स लिख दिए कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटर का रोल हो रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को निगलेक्ट किया जा रहा है, रोल्स उनको नहीं दिए जा रहे हैं, राइट, ऑर्डिनेंस रूट जो है वो लेके आया जा रहा है, मनी बिल का यूज़ ज़्यादा होता है, तो इन चीज़ों को भी आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मनी बिल का यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए चैलेंजेस क्या हैं, इम्पैक्ट क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है। तो हर एक इन टॉपिक को भी डीप में, जितनी ज़्यादा नोट्स आपकी जितनी डिटेल में होगी ना हर एक टॉपिक वाइज, उतना ज़्यादा आपको मेंस के लिए मेहनत मिलेगी। इसमें टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ी थोड़ी होगी हेल्प, ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से आप कर लेते हो तो आपकी मतलब मीन्स जिस साल भी आपका प्रीलिम्स हो गया ना, मीन्स आपका नहीं रुकेगा फिर, ठीक है। और सेम प्रोसेस आपको करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ही, ठीक है। तो ऑप्शनल के लिए मैं सोशियो के लिए एक अलग से एक वीडियो टाइम मिला तो मैं बना दूंगा, बाकी इस तरीके से करते रहो, ठीक है। बाकी 8 महीने सफिशिएंट टाइम है। अभी आप ये सोचो ना कि 3 महीने में आपका मेंस है, मान लो आप अपना ये मानो कि ये मेरा दिसंबर लास्ट वीक में मेंस है, ठीक है, 3 महीने बचे हैं आपके पास, करेक्ट 100 दिन, ठीक है। तो ऐसे क्या करो, इन 100 दिन में आप पूरा मेंस की जो अपनी प्रिपरेशन है ये सोच के चलो कि अगले 3 महीने मुझे मेंस निकालना है और नोट्स अपनी कंप्लीट कर देनी है कि जनवरी से मैं अपना प्री की तैयारी करूँगा। तो इन 3 महीने में आप अपना जीएस की यही करो, जीएस 1, 2 और 3 और 4 इन चारों की नोट्स एकदम अच्छे से डिटेल्ड वाली, डिटेल में जब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें ये जैसे मैंने बताया कि इन 5 चीज़ों को एक्सप्लेन करना, सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, साथ में उसमें कि केस स्टडीज़ ऐड ऑन करना, डेटा होना उसमें चाहिए, उसमें क्योट्स होनी चाहिए कोई अच्छे के, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, ये चीज़ उसमें आप ऐड करो कि टॉपिक्स वगैरह में उनसे रिलेटेड जो लॉ वगैरह हैं वो चीज़ों को ऐड करो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो चीज़ें ऐड होनी, तो ये सारी हर एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि आपके पास फिर जब आपको बस क्वेश्चन दे दिया जाए, कंटेंट इतना हो कि भरने के लिए टाइम ही ना हो, कि मतलब सोचना ही ना पड़े, ठीक है। तो ये कंटेंट अपना पूरा आप एकदम बिल्टअप करके रखो। बाकी मैं एक इनिशिएटिव सोच रहा हूँ कि जहाँ पे मैं ये कंटेंट मेरा जो पूरी तैयारी है वो मैं अगर करा सकूँ जल्दी, ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम का जो नेम है वो घर से यूपीएससी है, टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ ज्वाइन कर देना। बाकी कोई इशू होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। जो बाकी जो बिगनर हैं वो स्टार्टिंग ऐसे ही करो, अपने जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लो, वो आपके बेस एक बार कंप्लीट हो जाएंगे, फिर बाकी मेंस वाले टॉपिक्स चालू करो, ये आपके टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाए, गवर्नेंस आईआर ये सारी चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, फिर आ जाओ पीवाईक्यू पे, पीवाईक्यू उठाओ, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग देख करके एनालिसिस करके फिर उसके नोट्स बनाओ। पीवाईक्यू एनालिसिस की भी वीडियो मैंने बना रखी है कि किस तरीके से करना है, ठीक है, वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ से जा कर के चेक कर लो, ओके। बाकी कोई होगा तो कमेंट कर देना, कुछ अगर इन केस अगर लगा तो मैं हेल्प आउट कर दूँगा, बाकी नहीं तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, ओके बाय।